आप सभी का स्वागत है एक बार फिर चैनल में। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था कोस्ट के बाद रेवेन्यू जो है आपका आगम या संप्राप्ति होती क्या है, इसको डिस्कस करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, इसको 2 पार्ट में समाप्त करेंगे। तो आज जो है एक दो टॉपिक लेकर 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाएंगे, देन फिर 10 से 15 मिनट की। तो बहुत छोटा टॉपिक है, इजीली जो है खत्म हो जाएगा और बहुत आसान भी है। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा वो संतुलन वाला आएगा, उत्पादक संतुलन। तो आप सब जब कोस्ट और ये रेवेन्यू, लागत और संप्राप्ति अच्छे समझ लेंगे तभी जाकर आपको उत्पादक संतुलन भी अच्छे से समझ में आएगा। तो इसलिए इन दोनों चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। आप सब बार बार वीडियो देख लेना, पर अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो चैप्टर हैं आपस में जो है रिलेटेड हैं। तो एक चैप्टर के ऊपर एक चैप्टर जो है रिलेटेड होता है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो देखिए, आगम या संप्राप्ति होती क्या है, अभी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैं ये मान लीजिए ये जो है 10 रुपए का है और ये 10 रुपए का मैंने इसको बेच दिया। तो क्या हो गया कि भाई 10 रुपए का मैंने बेचा तो मुझे 10 रुपए मिले, इसी को हम आगम कहते हैं। अब मान लीजिए ये मैंने 2 मार्कर बेचे तो मुझे कितने मिलेंगे भाई, 20 रुपए मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो यही आगम है या संप्राप्ति है। 3 मार्कर बेचा, 30 रुपए मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो कुल मिलाकर कह सकते हो कि एक फर्म की जो भी आय होती है उसको हम आगम कहते हैं। क्या है? एक फर्म की जो भी आय होती है उसको हम आगम कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले कुल आगम की बात की गई है, औसत आगम और सीमांत आगम। आगम तो समझ में आ गया है। अब जरा हम एक बार लाभ को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? लाभ की बात करें तो आपका जो भी आगम है, सीधी सी बात है, मान लो मैंने इसको 10 रुपए का बेचा, एक ये 10 रुपए बेचा, लेकिन इसको बनाने में खर्चा जो है 8 रुपए आया था। ठीक है, तो मेरी प्रॉफिट कितना हुआ, मेरा लाभ कितना हुआ? 2 रुपए। सीधी सी बात है ना। ठीक है, और वो जो खर्चा आया था वो क्या है? पिछले चैप्टर आपने पढ़ाई है, उसी को हम लागत कहते हैं या कोस्ट कहते हैं। तो अब क्या होगा? लाभ क्या होगा भाई? आगम माइनस कर दो लागत, तो आपको क्या मिल जाता है? लाभ प्राप्त हो जाता है। तो लाभ और आगम में आप सबको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने बताया है कि ये आपको बताया है कि भाई लाभ होता क्या है। लाभ और आगम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो प्रॉफिट को ही क्या मान लेते हैं? रेवेन्यू मान लेते हैं, संप्राप्ति मान लेते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं, डिस्कस करते हैं कुल लागत क्या है और सॉरी कुल आगम क्या है। तो टोटल रेवेन्यू कहते हैं इसको इंग्लिश में। टोटल रेवेन्यू क्या होता है कि आपने जितनी भी यूनिट बेची, जो भी यूनिट बेच रहे हैं, उससे मिलने वाला जो टोटल जो आपकी कुल संप्राप्ति होगी उसी को कहेंगे। फॉर एग्जांपल, मान लो आप एक यूनिट, मैंने कहा मार्कर जो है आपने 10 रुपए का बेचा है, तो आपको कितने मिले? 10 रुपए मिले। 2 बेचा तो 10 रुपए का बेचा तो आपको कितने मिले? 20 मिले। 3 बेचा तो आपको कितने मिले? 30 रुपए मिले। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, इनके बीच में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके सामने एक फॉर्मूला बन जाता है कि टीआर, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम क्या होता है? क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, यूनिट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुल आगम। बिल्कुल सिंपल सा था। अब बात करते हैं औसत आगम की। औसत आगम की बात क्या है कि भाई जब भी औसत की बात आती है तो हम प्रति इकाई की बात करते हैं। तो प्रति इकाई आगम कितनी है? ठीक है, प्रति इकाई आगम मतलब कि भाई आप जो भी चीज बेच रहे हैं उसके एक पीस से कितना आपको, एक यूनिट से आपको कितना आगम प्राप्त हो रहा है। तो ये टोटल रेवेन्यू है, इसको मैंने इससे डिवाइड किया 10, इससे मैंने इसको डिवाइड किया 10, इससे मैंने टोटल रेवेन्यू को डिवाइड किया 10। तो भाई आपके पास औसत क्या आ गया? टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। टीआर डिवाइड बाय क्वांटिटी। अच्छा, अभी तो हमने भाई जो प्राइस है फिक्स ले लिया है, परंतु अगर प्राइस चेंजेबल होते, क्योंकि आगे आपको पढ़ना भी है। फॉर एग्जांपल, तो देखिए आपको समझ में आएगा। मान लो एक यूनिट है, ये 1 2 3 4। अब भाई 10 रुपए था, ठीक, यूनिट का, तो आपको 10 रुपए मिले। आपने कहा दुकानदार से कि भाई मैं
2 खरीदूंगा, कुछ कम करेंगे? उसने कहा ठीक है भाई 2 के 20 हो रहे हैं, आप 19 दे देना। ठीक है, आप सॉरी 1 का 10 हो रहा है तो दूसरे का 9 दे देना। तो क्या हो गया कि आपको ये पड़ा 9.5 का, तो ये हो गया 19। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि समझने वाली बात क्या है कि जो टीआर को क्यू से डिवाइड करेंगे, टीआर को क्यू से, इसको जब आप क्यू से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एआर आ जाएगा। अब एआर जरूरी नहीं होता है कि कांस्टेंट हो, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया कि ये जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। ठीक है भाई, अगर प्राइस फिक्स है तब तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर प्राइस वेरिएबल है, जैसे भाई कई सारे जो फर्म वाले होते हैं, फर्म का भी अपना ऑब्जेक्टिव होता है। कुछ फर्म जो है अपने प्राइस फिक्स रखते हैं, ठीक है, कुछ फर्म जो होते हैं कस्टमर बनाते हैं, ज्यादा यूनिट खरीदेंगे तो क्या होगा, आपको थोड़ा कम पे मिलेगा। तो डिपेंड करता है प्राइस पे। अब एक चीज देखने में देखो, तो देखो ये आपका एआर है, सिंपली ये एआर है, यहां पर भी इसको डिवाइड किया हमने, एआर आया। ठीक है, 10-10। तो अब ध्यान देखो, तो देखो प्राइस क्या है, हमने प्राइस 10 रुपए लिए थे, तो एआर और प्राइस के बराबर है। यहां पर भी प्राइस 9 रुपए, 9.5 रुपए हो गया था, तो क्या है, एआर प्राइस के बराबर है। तो आप सब कह सकते हो कि एआर इक्वल टू पी होता है। ठीक है, एआर इक्वल टू पी होता है। अच्छा, वो किसी भी फर्म में हो, चाहे एक फिक्स प्राइस रखे या प्राइस को वेरिएबल करे, कम ज्यादा करे, लेकिन एआर इक्वल टू क्या है, प्राइस होता है। अच्छा, कई बार इसको प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है, तो हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं कि एआर इक्वल टू क्या होता है, प्राइस होता है। सिंपली क्या है, आप सबको पता ही है कि भाई टीआर क्या है। देखिए टीआर इक्वल टू क्यू इंटू पी है, सिंपल। और अभी हमने एआर की बात की थी, एआर क्या है, एआर टीआर डिवाइड बाय क्यू है। अब मैं इस टीआर के जगह इसको रख लूं अगर, तो क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन में क्यू। ठीक है भाई, यही तो है ना, अपॉन में क्यू। भाई टीआर इक्वल टू क्यू मल्टीप्लाई बाय पी है, तो यहां पर एआर क्या है, टीआर डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, अब हम टीआर की जगह ये रख सकते हैं ना, हमने रख दिया, क्यू से क्यू कट गया, तो क्या आ गया, एआर इक्वल टू पी आ गया। सीधी सी बात है। तो कोई भी फर्म हो, एआर जो है वो पी के बराबर होता है, मतलब एआर ही प्राइस होता है, ये चीज समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम भाई किसकी, एमआर की, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, सीमांत आगम। अब सीमांत आगम क्या होता है, सीमांत आगम जब भी आए, तो मैंने कहा था जब भी सीमांत वर्ड आएगा तो एक अतिरिक्त वर्ड याद रखें। ठीक है, जब एडिशनल यूनिट आप सेल कर रहे हैं तो उस एडिशनल यूनिट से मिलने वाली आगम को हम सीमांत आगम कहते हैं। ठीक है, देखिए भाई एक यूनिट जो हमारा टीआर था 10, 20, 30, ये हमने लिया था जब प्राइस फिक्स था, और जब प्राइस फिक्स नहीं था तो हमने 10, 19, ये मैं टीआर लिख रहा हूं डायरेक्ट, टीआर। तो देखिए यहां पर एमआर क्या है, यहां पर एमआर क्या है भाई, एडिशनल यूनिट से कितना मिल रहा है, ये इसमें से माइनस करेंगे भाई, दूसरे यूनिट से दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, दूसरे यूनिट से कितना मिला 10, और तीसरे यूनिट से 20 में से 30 माइनस करते हैं 10। लेकिन यहां पर देखिए क्या है कि पहले यूनिट से तो 10 मिला था, दूसरे में जब दूसरा आपने एडिशनल एक अतिरिक्त यूनिट से कितना मिला, इस 10 को इसमें माइनस करेंगे 9। ठीक है, तो ये होता है एमआर कि एक अतिरिक्त इकाई जब आप बेच रहे हैं, सेल कर रहा है फर्म, तो उससे मिलने वाली जो भी आगम होगी उसको हम सीमांत आगम कहते हैं। तो सिंपली बिल्कुल सिंपल है, आप सबको समझ में आ गया होगा। देन अब हम देख लेते हैं इनके बीच में रिलेशन। तो मेनली जो रिलेशन है, संबंध की बात करेंगे तो कैसा है, क्या क्या हमें पढ़ना है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। यहां मैं संबंध लिख देता हूं। तो देखिए इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। अभी हमने देखा
कि एक फर्म ऐसा हो सकता है जो प्राइस फिक्स रखे और एक फर्म ऐसा हो सकता है जो प्राइस परिवर्ती रखे, वेरिएबल रखे, चेंज करे। तो जो प्राइस फिक्स रखता है, ठीक है, दो दो उसमें आपको पढ़ना है। एक तो जब कीमत स्थिर है, ठीक है, जब कीमत स्थिर है और जब कीमत परिवर्ती है, जब कीमत परिवर्ती है, ठीक है, तो जब कीमत परिवर्ती है। अच्छा, ये हो गया जब कीमत स्थिर है। अच्छा, जब कीमत स्थिर होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है, उसे कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अभी जब बाजार वाला चैप्टर आएगा तो उसको डीपली हम पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना समझ लीजिए कि जब कीमत स्थिर है तो हम उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, और जब कीमत परिवर्ती होता है तो हम उसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। ठीक है, तो हम उसको अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, और जब कीमत स्थिर है तो हम उसको पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। अभी फिलहाल जो है इस पार्ट में, पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि इस वाले को जब कीमत स्थिर है इसको डिस्कस करेंगे, देन नेक्स्ट पार्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं जब कीमत स्थिर है। सिंपली बिल्कुल आसान सा चैप्टर है ये, आप सब करेंगे तो बड़ा इजी लगेगा। तो देखिए शेड्यूल बना लेते हैं जब कीमत स्थिर है। मान लीजिए मैं यहां यूनिट ले लेता हूं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज आप सबको नहीं बताया कि जब ये संबंध जो पढ़ना है आप सबको, संबंध तो दोनों में जो संबंध आप सबको पढ़ना है वो AR और MR में पढ़ना है, और TR और MR में। कीमत स्थिर है तो भी AR MR और TR MR। तो हम अभी जो संबंध है कीमत स्थिर है, ये दोनों संबंध मतलब कि M मतलब कि सीमांत जो आगम है उसके साथ हमें कुल आगम का संबंध देखना है, और सीमांत आगम है उसके साथ हमें जो है औसत आगम का संबंध देखना है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अब यहां पर मैंने प्राइस ले लिया भाई, वही 10-10 ले लेता हूं क्योंकि हमने तो मार्कर सेल किया है, तो 10-10 ले लिया। अब देखिए यहां पर AR क्या होगा, मैंने कहा कि जो प्राइस होता है वही AR होता है। ये यूनिट लिख देता हूं मैं। ये देखिए अगर 0 है तब तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, सीधी सी बात है, आपने कुछ सेल ही नहीं किया है। 10 20 30 40 50 सिंपल। अब MR क्या होता है, एक अतिरिक्त इकाई, मैंने कहा था एक अतिरिक्त इकाई पे आपको कितना कितना मिल रहा है। देखिए आपका सॉरी ये तो TR हो गया ना, ये हो गया TR, पहले यहां पर AR बना लेते हैं फिर MR। ठीक है, ये हो गया TR, हमने इससे इसको मल्टीप्लाई किया था, ये हो गया 10 10 10 10 10। अब बना लेते हैं MR। ठीक है, MR क्या है भाई, एक अतिरिक्त इकाई से। तो देखिए ध्यान से कि जब कीमत स्थिर है तो एक अतिरिक्त इकाई से कितना मिल रहा है भाई, इससे 10 मिल रहा है, दूसरे 20 मिल रहा है, तो कितना चेंज आया, चेंज आया भाई 10 का। ठीक है, तो यहां पर देखिए चेंज भी ये 10-10 का है। अब सबसे पहले हम देखते हैं रिलेशन AR और MR में। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, यही शेड्यूल रखेंगे TR और MR में भी, इसलिए मैंने एक साथ सारा बना दिया। डायग्राम बना लेते हैं, ये यहां मैं लिख देता हूं इकाई या यूनिट, यहां आगम या संप्राप्ति लिख सकते हैं। अच्छा, अब यूनिट हमने ले रखा है 5, तो 5 बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट रख लेते हैं 50 तक, 1 2 3 4 5
10, 20, 30, 40, 50। सिंपल। तो हम पहले देख रहे हैं एआर और एमआर में। तो देखिए पहले एमआर बनाते हैं। जब 1 यूनिट है 10 है, 2 यूनिट है 10 है, 3 यूनिट है 10 है, 4 यूनिट है 10 है, 5 यूनिट है 10 है। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल आता है एमआर। अब देखिए एआर भी तो वही है ना, है एआर भी तो वही है कि आप 1 यूनिट है 10 है, ठीक है, 0 है तो जोड़ देता हूं, 0 है तो कुछ भी नहीं है 2 है तो 10 है, 3 है तो 10 है, 4 है तो 10 है, 5 है तो 10 है। तो क्या होगा, इसी के ऊपर आ रहा है। तो यहां पर क्या होता है, जब कीमत स्थिर है तो AR इक्वल टू MR होता है। क्या है, AR इक्वल टू MR होता है। एक दूसरे पे ये वक्र जो है होते हैं। कैसी स्थिति में होता है, जब कीमत स्थिर है। या क्वेश्चन आ सकता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में MR और AR का रिलेशन बताएं, तो सेम ही बात है, तब भी यही डायग्राम रहेगा, यही शेड्यूल रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं TR और MR में क्या रिलेशन है। TR और MR में क्या रिलेशन है। फिर से वही इकाई रख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तो 10 20 30 40 50। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम TR बना रहे हैं। ठीक, TR भाई सीधी सी बात है, आप कोई यूनिट परचेज नहीं करेंगे तो 0 रहेगा। 1 पे 10 है, 2 पे 20 है, 3 पे 30 है, 4 पे 40 है, 5 पे 50 है। तो जो TR है ये गया आपका TR। अब बात करते हैं AR का। AR तो वैसे पहले बना ही चुके हैं। 1 पे 10 है, 2 पे भी 10 है, 3 पे भी 10 है, 4 पे भी 10 है, 5 पे भी 10 है। ये हो गया आपका MR। इसको रेड कलर से, ये आ गया आपका MR। ठीक है। तो अब इसको देखिए क्या है, TR जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। कांस्टेंट रेट से बढ़ता है कि कहने का मतलब है यूनिट 1 है तो 10 है, दूसरे यूनिट पे देखिए 20 है, तीसरे यूनिट पे देखिए 30 है। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। और जो MR है वो वही इसके समानांतर होता है, पहले होता है वो फिक्स होता है, वो 10 ही रहता है। अच्छा, पहली यूनिट पे क्या होता है कि भाई MR और TR दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है TR बढ़ना शुरू होता है, पर कांस्टेंट बढ़ता है, मतलब स्थिर दर से बढ़ता है। हिंदी में कहेंगे स्थिर दर से बढ़ता है। 10 ही तो बढ़ रहा है, 1 यूनिट बढ़ा रहे हो तो 10 बढ़ रहा है, दूसरी यूनिट क्योंकि कीमत तो फिक्स ही है। ठीक है, पर MR जो है वो फिक्स रहता है, वो 10 ही रहता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा जो अभी तक हमने डिस्कस किया है आप सबको। इसके बाद ये जो आपका ये जो पहला पार्ट था, ये जो पार्ट है, पार्ट ये फर्स्ट है। सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जब कीमत स्थिर नहीं होती है तब MR TR में क्या रिलेशन होता है और MR AR में क्या रिलेशन होता है। देन उसके बाद ये 2 ही पार्ट में इस चैप्टर को खत्म करेंगे। देन उसके बाद ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है, अगर इसमें से क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, कुछ भी हो जाए इससे आसान चैप्टर आपको नहीं मिलेगा, और बिल्कुल छोटा सा भी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।